वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के अंदर जीन के बारे में और हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब देखें, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? सभी के दिमाग में चैप्टर का जो नाम है, जब इसको पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है और वास्तव में ये क्या है वो समझते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो लिविंग बींग्स के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन, उनमें होने वाली हेरिडिटी और उनमें होने वाले वेरिएशन की स्टडी को करती है। ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किस चीज़ की स्टडी होती है? लिविंग बींग में होने वाले हेरिडिटी और वेरिएशन, जिसमें एक मुख्य भूमिका जो है वो किसकी है? जीन की है। इन सब की जो स्टडी है उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर चीज? सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है, काफ़ी लोग जो है इसे पढ़ना पसंद करते हैं। काफ़ी इसमें रिसर्च चल रही है, नई नई रिसर्च आ रही है, नए नए तरीके के आप देखते हैं हाइब्रिड जो सीड्स हैं, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ है वो है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। यहाँ एक वर्ड आया हेरिडिटी, तो आप ये बताएं कि हेरिडिटी क्या होता है। सो द हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर आपके जो कैरेक्टर जो हैं, जिनका पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसमिशन होता है ना, पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसमिशन होने वाले कैरेक्टर्स ना, ट्रांसमिट होने का जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। तो सिंपली हम कहें कि पेरेंट से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है। क्लियर? तो ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है, सारे के सारे नहीं जाते, कुछ कैरेक्टर हैं जो आपके ट्रांसमिट होते हैं, उन कैरेक्टर को हम हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी कैरेक्टर्स? हेरिडिटी कैरेक्टर किसे कहते हैं? The genetic character which transfer from one generation to next generation in living organism are called hereditary character. वे कैरेक्टर जो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर को हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। क्लियर? इन्हें हम जेनेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये जीन पर आधारित होते हैं। अगर जीन में बदलाव आते ही इन कैरेक्टर्स में बदलाव आ जाता है, इसलिए इन्हें हम जेनेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। क्लियर चीज? नाउ नेक्स्ट आपके कुछ इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता दूं। जेनेटिक्स वर्ड जो फर्स्ट टाइम आपके किसके द्वारा यूज हुआ था? इट वाज यूज्ड बाय बैटसन। बैटसन ने इसे 1905 के अंदर इस वर्ड का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। इसके बाद इसके साथ हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था? तो हेरिडिटी वर्ड वाज गिवन बाय स्पेंसर इन 1863। 1863 के अंदर स्पेंसर ने ये वर्ड दिया था। चलते हैं आगे। नाउ सी हियर, कौन दिख रहा है आपको यहाँ पर? ग्रेगर जोहान मेंडल। ये इस जेनेटिक्स के आप जन्मदाता कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स को बड़ी सिस्टमेटिकली स्टडी किया था। जो आपकी हेरिडिटी जो प्रोसेस था उसको बड़े सिस्टमेटिकली स्टडी करके, इसका एक रिसर्च करके और हमारे सामने कुछ लॉ दिए थे। नाउ नेक्स्ट, बर्थ, इनका जन्म, इनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं। इनका बर्थ 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में 1822 के 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये इन्होंने डिग्री ऑफ फिलोसॉफी, इन्होंने फिलोसॉफी की डिग्री जो है वो आपके प्राप्त की थी कौन से सन में? इन 1842 के अंदर। क्लियर? इसके बाद इन्होंने ये एक चर्च के फादर के रूप में इन्होंने एक पदवी संभाली। कब?
1843 के अंदर। आपको बता दें कि ये मैथमेटिक्स से बिलोंग करते थे। इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर फिलोसफी की थी, पीएचडी की थी, और फिर इन्होंने कई साइंस स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, बट लकीली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इन्होंने कॉलेज के अंदर एज अ प्रोफेसर के रूप में ये वहाँ सिलेक्ट होना चाहते थे, बट वो उस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये उस फील्ड में रह नहीं पाए। बट बाद में ये चर्च के अंदर एक फादर के रूप में वहाँ काम करने लगे। बट उनके अंदर वो साइंस के प्रति जो जुनून था, उनका जो अट्रैक्शन था, वो गया नहीं था, और उसी के चलते इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वहाँ चर्च में रहते हुए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गार्डन पी प्लांट। उन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर व चर्च के गार्डन में ही उन्होंने लगभग 7 साल तक अपना एक एक्सपेरिमेंट चलाया। ये गार्डन पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्लियर? तो ये गार्डन पी प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को उन्होंने समझने की कोशिश की, और उसे समझते समझते इन्होंने हेरिडिटी को पूरी तरीके से समझा और उसके कुछ लॉ इन्होंने दिए। तो ध्यान रखें, इन्होंने 1856 से 1863 के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किसके ऊपर किया था? ये क्वेश्चन आता है। गार्डन पी प्लांट, उसका क्या कहा जाता है बायोलॉजिकली? इट इज कॉल्ड योर पाइसम सटाइवम। क्लियर? ये कहाँ किया था एक्सपेरिमेंट? ये उन्होंने उसी चर्च के गार्डन में किया था। क्लियर चीज? तो चलते हैं आगे। अब इन्होंने 1866 ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के अनुसार जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया उसका जो रिजल्ट निकला, उस पर इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए कि आपके कैरेक्टर इनहेरिट जो होते हैं उसमें कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। उन लॉ को कॉम्बाइनली मेंडलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ थे, मैं आपको बता दूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन लॉ को। 6 जनवरी 1884 को इनका देहांत हो गया था। क्लियर? तो ये एक शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री इनकी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं अपन। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1865 propounded by Mendel were not appreciated for 35 years। बड़े एक अचंभे की बात थी कि जो इन्होंने लॉ दिए थे वो 35 साल तक लोगों ने नहीं माने, उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला। तो 35 साल तक इनके लॉ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लोगों ने ज़्यादा इसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट आपके कुछ 3 साइंटिस्ट जो थे, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेमार्क, इन्होंने इसी पर फिर से जब एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने पाया कि जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे वही लॉ आपके हेरिडिटी में लागू होते हैं। तो मतलब इनकी डिस्कवरी, इनके द्वारा की गई रिसर्च को वापस जब इन्होंने फॉलो किया तो इन्होंने भी सेम रिजल्ट प्राप्त किए, और इस तरीके से इनके लॉ की रीडिस्कवरी हुई। और जब इनके लॉ की रीडिस्कवरी हुई तो 1900 में इनके जो लॉ थे उसे रिकॉग्निशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने उसे सही माना। तो ध्यान रखना कि जब मेंडल ने ये लॉ दिए थे तो लोगों ने नहीं माने थे, बट इन्हीं के लॉ को 3 साइंटिस्टों के द्वारा रीडिस्कवर किया गया, तब लोगों ने इनके लॉ को माना। ये कब माना था? ये अराउंड 1900 के बाद, मतलब इनका देहांत भी हो चुका था। देहांत होने के 16 साल बाद लोगों ने इनके लॉ को एप्रिसिएशन दिया। क्लियर चीज? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 साइंटिस्टों के नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन है जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के लॉ की। वो है ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेमार्क। क्लियर चीज? चलिए अब इन्होंने आगे कुछ और चीजें इनके स्टडी पे बनती है, वो है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, कई बार कुछ लोगों की जो रिसर्च होती है वो कई सालों तक चलती है और उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, बट इनको बड़ी आसानी से 7 साल की स्टडी के अंदर और एक ही अटेम्प्ट के अंदर इनको अपना रिजल्ट मिल गया था। इनकी जो रिसर्च थी वो एकदम सही थी। तो क्या कारण थे कि मेंडल की जो स्टडी थी वो बड़ी आसानी से सक्सेसफुल रही? तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को बता दूं। पहला रीजन जो है वो हम मान सकते हैं, मेंडल स्टडीड द वन हेरिडिटी ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वन टाइम। मेंडल जो है हेरिडिटी के लिए एक कैरेक्टर को एक समय में स्टडी करते थे।
मेंडल की स्टडी का तरीका जो था इनिशियली क्या था, बाद में इन्होंने सब कॉम्बाइन किया, बट इनिशियल लेवल पर उन्होंने एक कैरेक्टर को एक समय में स्टडी किया कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर कई जनरेशन तक उन्होंने उसको एनालाइज किया कि किस तरीके से उस कैरेक्टर में बदलाव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितने टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, कब वापस रिपीट होता है। काफ़ी सारी स्टडी, मतलब एक कैरेक्टर को एक समय लेकर के उन्होंने स्टडी की पहले। इसके साथ इन्होंने मेंडल वेरी केयरफुल परफॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस विद द लार्ज सैंपल साइज। इन्होंने अपनी स्टडी को एक बड़े ही स्टैटिकल जो एनालिसिस जो था उस अपनी स्टडी पर वो बहुत ही केयरफुली किया। स्टैटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे ग्रो करना और फिर उनका एक एक का रिकॉर्ड रखना, उनमें वेरिएशंस को कैलकुलेट करना, किसमें रिपीटिशन हो रहा है, कितनी देर बाद कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, कितने टाइम बाद उसमें वेरिएशन आ रहा है, ये सारी एक रिकॉर्ड रखना और एक डेटा था, न्यूमेरिकल डेटा था, जिसका एनालिसिस बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत थी। तो मेंडल क्योंकि मैक्स फील्ड से बिलोंग करते थे तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से इन्होंने जो स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ दैट डाटा था वो इन्होंने बहुत ही सावधानी से किया और इन्होंने लार्ज सैंपल साइज पर स्टडी की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक जो होता है कि आप शॉर्ट सैंपल साइज पर जब स्टडी करते हो तो आपकी रिजल्ट की एक्यूरेट होने की चांसेस, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, बट जब आप अपना स्टडी लार्ज सैंपल साइज पे करते हो तो आपके रिजल्ट की स्टडी के सक्सेस, आपके स्टडी के जो रिजल्ट के सक्सेस होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर चीज। नाउ नेक्स्ट, आपके मेंडल मेड अ केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी था कि उन्होंने अपने स्टडी के लिए जिस पौधे को चूज किया वो बहुत सही चूज किया। अगर इसकी जगह शायद ये कुछ और प्लांट लेते तो वो इनके लिए इतना फायदेमंद नहीं होता, इनकी स्टडी में इतना हेल्पफुल नहीं होता, बट इन्होंने जो पी प्लांट को सिलेक्ट करके अपनी स्टडी की, ये इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से इनकी स्टडी जो है वो बड़ी इजीली सक्सेसफुली जो कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट आप बता सकते हो जो अभी यहाँ कवर होंगे कि पी प्लांट ही क्यों लिया, है ना। वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये भी सोचने वाली चीज़ है कि सर ये प्लांट लिया तो क्यों लिया, क्या ऐसा देखा इस प्लांट के अंदर जिसकी वजह से इन्होंने ये प्लांट चूज किया और ये प्लांट सिलेक्ट करना ही इनके लिए एक सक्सेस का कारण बना। नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, इट इज एनुअल प्लांट एंड हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, इट हैज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। अब देखें इसमें ये एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट का मतलब हो गया कि ये 12 महीने ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को मतलब आप ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ सीजन में ही ग्रो कर पाओगे, आप पूरे 12 महीने आप इसको ग्रो कर सकते हो। और इस वजह से क्या होता था कि इस पौधे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लंबे समय तक कंटिन्यूस स्टडी कर सकते थे। अदरवाइज सीजनल प्लांट होता तो क्या होता, आपके कुछ स्टडी होती, फिर ब्रेक आता, फिर आगे की स्टडी होती, मतलब इससे एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे हो जाते हैं, रिसर्च बहुत लंबे समय तक चलती, जिसकी वजह से रिजल्ट सही आना चांसेस नहीं था, कंटिन्यूस नहीं रहता। इसके साथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, जो इंपॉर्टेंट एक और चीज़ थी वो क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो था वो बहुत ही शॉर्ट था। इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। अब शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से क्या हो गया, उनकी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन पे हो पाई। क्योंकि देखो आप अगर किसी प्लांट का अगर लाइफ साइकिल मान लो 3 महीने है तो साल में कितने जनरेशन आप स्टडी कर सकते हो, तो आप साल के अंदर 4 जनरेशन पे स्टडी कर सकते हो। बट अगर कोई प्लांट 1 मंथ में ही इजीली ग्रो हो जाता है तो आप साल में कितने जनरेशन पे स्टडी कर सकते हो, यू कैन स्टडी अप टू 12 जनरेशन। तो आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट लाइफ साइकिल का बहुत बेनिफिट मिला इनको, आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन पे ये स्टडी कर पाए। आप समझ के देखिए कि लगभग 7 साल का एक्सपेरिमेंट था, तो 7 × 12 अराउंड 84 जनरेशन पे इन्होंने स्टडी की थी। नाउ नेक्स्ट, गार्डन पी प्लांट हैज डिस्टिंक्ट इजीली डिटेक्टेबल एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपके गार्डन पी प्लांट जो थे इनके अंदर डिस्टिंक्ट इजीली आइडेंटिफाइड, एक अलग अलग पाए जाने वाले, इजीली डिटेक्टेबल, आसानी से जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसके अंदर पाए गए थे,
जिसकी वजह से स्टडी करना बहुत आसान था। अब कई बार कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको स्टडी करना बड़ा टिपिकल होता है, आपको माइक्रोस्कोप लेकर के हमेशा बैठना पड़ेगा, उसके इंटरनली बहुत डीप उसको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसके कैरेक्टर में डिफरेंस पता कर सकते हो। बट ये पौधा ऐसा था कि इसमें 7 ऐसे कैरेक्टर थे जो बाहर से आसानी से दिखते थे, उनमें क्या वेरिएशन आया वो इजीली हम लोग समझ सकते थे। तो उसके लिए कहीं पर भी प्लांट के अंदर घुस करके स्टडी करने की जरूरत नहीं थी, आप इजीली उस प्लांट को बाहर से फिजिकली ऑब्जर्व करके उसके वेरिएशन को समझ सकते थे। क्लियर। अब इसके बाद आपके बीइंग बायसेक्सुअल फ्लावर, ये क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर इसमें पाया जाता था, जिसकी वजह से प्योर पेरेंट प्लांट कैन इजीली बी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर का था, जिसकी वजह से इसमें ये था कि आप प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन इजीली कर सकते हो। कैसे हो सकता है? तो बायसेक्सुअल होने पर पॉसिबिलिटी आ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल हो जाते हैं। और जब इसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉसिबल है तो हमको प्योर पेरेंट प्लांट लेने के लिए हमेशा क्या करवाना होता है? सेल्फ पॉलिनेशन कराना होता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्लांट अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू बनाए रखता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो कैरेक्टर उसमें क्या है? प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो प्योर पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करने बहुत जरूरी थे, तो वो प्योर पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है। तो क्योंकि इसमें बायसेक्सुअल फ्लावर थे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता था, और क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था इसमें प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन आसानी से हो पाया। क्लियर चीज? तो ये इसके फैक्टर था। इसके बाद एक और जो था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन। इसमें आपके आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो भी बड़ी आसानी से किया जा सकता था। इसमें जिस प्लांट का मेल पार्ट रखना है उसका मेल पार्ट रख लें, जिस फ्लावर का आप फीमेल पार्ट को यूज करना चाहो उसके फीमेल पार्ट को यूज कर लो। मतलब इसमें आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत आसान था। तो ये कुछ 4 बड़े रीजंस थे जिसके कारण से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। मैं और अगर छोटे छोटे पॉइंट बताऊं तो ये पौधे जो थे एक बोलते हैं ना वाइड वेरिएशन, आप क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजीली खराब नहीं होते, इनको संभालना बड़ा आसान होता है, ये इजी टू हैंडल आप मान सकते हो, जिसकी वजह से इसको आप स्टोर करके रख लो, इनको आप कुछ समय के लिए अपने पास रखें, या मतलब अगर स्टोर भी करके रखते हो तो लंबे समय तक ये आपके पास अवेलेबल रह सकते हैं, खराब नहीं होते। अदरवाइज दूसरा कोई प्लांट वगैरह कोई ऐसी चीज़ होती है तो लंबे समय तक वो स्टोर नहीं रहती, वो इजीली खराब हो जाती है। तो ये कई सारे कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। क्लियर चीज? तो ये हो गया आपके व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, दिस प्लांट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग इजिली डिटेक्टेबल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं जो आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब क्या है मैं वो अब समझाता हूँ। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर एक ही है बट उस कैरेक्टर के फॉर्म दो पाए जाते हैं। जैसे इस प्लांट की हाइट, ये कैरेक्टर हो गया, लेकिन हाइट 2 फॉर्म में पाई जाती थी। टॉल हाइट के प्लांट भी पाए जाते थे और शॉर्ट हाइट के भी पाए जाते थे। तो इस तरीके से इसमें हाइट के 2 फॉर्म थे। ऐसे ही एक और कैरेक्टर था जिसके 2 फॉर्म थे। पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, आपके फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन भी थी और टर्मिनल पोजीशन भी थी। तो ये भी आपके क्या हो गया, एक तरीके से इसमें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हो गया, 2 अलग अलग फॉर्म हो गया। आप समझ सकते हो एक्सियल और टर्मिनल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखें ये आपके फ्लावर की पोजीशन एक्सियल ये हो गई जहाँ बीच बीच में आपके फ्लावर आते हैं, और एक होता है टर्मिनल जो प्लांट के एकदम टिप पर ऊपर की तरफ ही फ्लावर आते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। और बीच में स्टेम के किसी पार्ट पर कहीं से फ्लावर निकल जाए दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। क्लियर चीज? इसके बाद आपके कलर ऑफ पॉड, आपके जो छिलका होता है इसका जो कलर आप देख सकते हो, ये इसके आउटर जो कवर जो है इसका कलर ग्रीन फॉर्म में भी और येलो फॉर्म में, तो ये 2 फॉर्म हो गए। फिर इसके बाद आपके शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड जो है इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, आप देख सकते हो इन्फ्लेटेड ऐसा होता है और ये कंस्ट्रिक्टेड ऐसा होता है। फिर आपके शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल कैसे है आप देखें यहाँ पर, ये राउंड और ये रिंकल, ये राउंड एकदम स्मूथ आपको पूरा गोल दिखेगा और ये आपके रिंकल झुर्रियाँ पड़ी हुई दिख रही है आपको, है ना, बुढ़ापा आ गया हो जैसे। इसके बाद कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन, इसमें भी 2 फॉर्म है आप देखो, येलो एंड ग्रीन। सीड भी 2 कलर में पाए जाते थे, येलो कलर के भी और ग्रीन कलर के भी। इसके बाद कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कलर भी 2 फॉर्म में पाए जाते थे। कौन कौन से आप देख लें, ये वायलेट और वाइट। क्लियर? तो इस तरीके से ये 7
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, जिनके अलग अलग फॉर्म पाए जाते थे इस प्लांट के अंदर, इसी को लेकर के उन्होंने स्टडी की थी। आपको ये कैरेक्टर सारे याद करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, इस कैरेक्टर में दो फॉर्म, हर कैरेक्टर के मैंने दो फॉर्म बताए। एक फॉर्म डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक फॉर्म रेसेसिव कैरेक्टर है। ट्रेट का मतलब भी कैरेक्टर ही होता है। तो डोमिनेंट फॉर्म जो है वो पावरफुल होता है और रेसेसिव जो होता है वो थोड़ा सा कंपेयर टू डोमिनेंट ये कमजोर होता है। ठीक है, अभी इसको समझिए, मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा डोमिनेंट रेसेसिव का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये एक कैरेक्टर का वो फॉर्म जो काफी पावरफुल है और ये कैरेक्टर का वो फॉर्म जो थोड़ा सा कमजोर है। चलते हैं आगे। नाउ सी, कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते समय कई सारे नाम, कई सारी चीजें आपके सामने आएगी जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस चैप्टर को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको समझ पाओगे, बहुत ज़रूरी है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन। जीन क्या चीज़ है? जीन बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी चीज़ जिसके द्वारा आपके कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, है ना। एक बॉडी का एक ऐसा फैक्टर जो आपके किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, ऐसे फैक्टर को, ऐसे पार्ट को, एक ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जिस समय इसकी स्टडी हुई थी उस समय किसी को ये पता नहीं था कैसा दिखता है, क्या होता है। आज तो हमको जीन का काफ़ी कुछ डिटेल पता है, हमको इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरीके का है, डिज़ाइन क्या है, सब हमने पता कर लिया। बट उस समय नहीं था, सिर्फ इतना कहा गया था कि ये क्या है, एक फैक्टर, एक चीज़ है जो बॉडी में है, कहीं ना कहीं है, जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। इसको पहली बार जीन वर्ड नहीं मिला था, इसे मेंडल ने पहली बार इसे क्या कहा था? फैक्टर ही बोला था। उसने उस समय जीन नहीं बोला, उसने बोला देयर इज अ फैक्टर विच कंट्रोल योर कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर? तो मेंडल के द्वारा जीन को क्या कहा गया था? याद रखिएगा, पूछा जाता है, वो इन्हें फैक्टर कहते थे। टर्म जीन जो है वो दिया गया था जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो जॉनसन ने ये जीन वर्ड दिया था, याद रखिएगा। अब इसके बाद एलिलोमॉर्फ और एलील। अब मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जीन होते हैं, तो जीन तो होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन होते हैं। तो दो जीन मिल करके हमारे किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो जब आपके दो जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो वो दोनों जीन, उन दोनों जीन को हम एलील बोलेंगे। ठीक है, वो कॉम्बाइंडली एक जीन की तरह काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक जीन की तरह काम कर रहे हैं, बट उन दोनों को अलग अलग हम लोग क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। क्लियर चीज? द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील। अब ये दोनों जीन जो एलील जो है एक जीन के अंदर या आपके एक पेयर में जो पाए जाते हैं, वो दोनों आपके सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मान लें कि जैसे हाइट का कैरेक्टर फादर से भी आया, मदर से भी आया। फादर और मदर के गैमेट मिलके ही हमारी बॉडी बनती है, हमारा फर्स्ट सेल बनता है, जाइगोट बनता है। तो आप सोच सकते हो हाइट का एक कैरेक्टर का एक जीन आएगा हमारे फादर से और एक जीन आएगा हमारे मदर से। तो जो फादर से जीन आया उसको मैं एक एलील बोलूंगा, एलील ऑफ हाइट, जो फादर से आया। एक जीन जो मदर से आया हमारी बॉडी के अंदर, जो आपके हाइट का, दैट इज द एलील और जीन ऑफ हाइट फ्रॉम मदर, तो वो दूसरा एलील हो गया। अब ये दोनों एलील हमारी बॉडी में आकर के फिर फाइनली डिसाइड होगा कि हमारी बॉडी की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन दो होते हैं, वो दोनों जीन अलग अलग हम उन्हें एलील बोलते हैं। अब दो फॉर्म है, तो एक तरीके से हर कैरेक्टर के दो एलील हो गए। हर कैरेक्टर के क्या हो गए? दो अलग अलग एलील फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे देयर आर टू फॉर्म ऑफ जीन ऑफ हाइट इन गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट में हाइट के दो जीन फॉर्म पाए गए, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी को डिनोट किया जाता था टॉल एलील के रूप में और स्मॉल टी को डिनोट किया जाता था ड्वार्फ एलील के रूप में। क्लियर चीज? तो इस तरीके से ये एलील जो है वो आपके डिनोट किए गए थे। तो इसका मतलब टॉल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल के लिए ड्वार्फ एलील को स्मॉल टी से बताया गया। ठीक है, तो एलील का मतलब समझ में आ गया कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो दो जीन साथ में आकर के काम करते हैं, उन दोनों जीन को हम बोलते हैं एलील।
ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। हो सकता है फादर से भी टॉल हाइट का जीन आया, मदर से भी टॉल हाइट का आया हो, फादर से भी शॉर्ट हाइट का जीन आया, मदर से भी शॉर्ट हाइट का जीन है, तो दोनों स्मॉल टी का पेयर हो जाता है। दोनों से टॉल आता तो कैपिटल टी का पेयर हो जाता। लेकिन अगर एक से टॉल एक से शॉर्ट का अगर जीन आ रहा है तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर बन रहा है। क्लियर चीज? तो इस तरीके से एलील पेयर बनते हैं हमारी बॉडी में। अब ये जो एलील पेयर है, मैंने अभी आपको कहा, ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। अब होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो एलील है वो दोनों एक जैसे हैं, तो उसका मतलब ये हो गया होमोजाइगस पेयर। क्या बोलेंगे उसको? होमोजाइगस पेयर। और यदि आपकी बॉडी में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो एलील का पेयर है वो आपके क्या है, दो अलग अलग एलील के मिल करके बना हुआ है, दैट इट इज कॉल्ड योर हेटेरोजाइगस पेयर। क्लियर? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कहेंगे। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपके ये। नाउ नेक्स्ट, फिनोटाइप। क्या चीज है? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, शो होता है। जब आप स्टडी करोगे, दो प्लांट को मिला करके आपने उसको क्या किया, एक तरीके से नए हाइब्रिड प्लांट को आपने प्रोड्यूस किया, तो हाइब्रिड प्लांट बाहर से दिखने में कैसा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस को जो शो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है? बाहर से दिखने में कोई पौधा, देखो आपकी बॉडी के अंदर मान लो हाइट के पेयर जो है, हाइट के एलील के पेयर कैपिटल टी है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर हाइट का जो एलील पेयर है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बाहर से दिखने में तो दोनों क्या दिख रहे हैं, आपके टॉल दिख रहे हैं, तो टॉल क्या हो गया, उनका फिनोटाइप हो गया। लेकिन जब मैं जीनोटाइप बोलूं तो जीनोटाइप में दोनों को टॉल नहीं बोल करके मैं क्या बोलूंगा, एक को प्योर टॉल बोलूंगा जिसके अंदर दोनों कैपिटल टी है, और दूसरा जो है जिसमें कैपिटल टी है स्मॉल टी है उसको मैं क्या बोलूंगा, हेटेरोजाइगस टॉल बोलूंगा। एक को प्योर या होमोजाइगस टॉल, दूसरे को इम्प्योर या हेटेरोजाइगस टॉल। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये टॉल है और हेटेरोजाइगस टॉल बोलने से क्लियर हो जाता है कि दोनों एलील पेयर सेम है, और सॉरी होमोजाइगस टॉल बोलने से ये क्लियर हो जाता है कि दोनों एलील पेयर क्या है, सेम है। जबकि हेटेरोजाइगस टॉल बोलने से ये क्लियर हो जाता है कि टॉल तो है बट एक टॉल का एलील है और दूसरा एलील जो है उसमें क्या है, शॉर्ट का है। तो इस तरीके से आपके डोमिनेंट और रेसेसिव जब साथ में आकर के पेयर बनाते हैं तो वो हेटेरोजाइगस है, और दोनों होमोजाइगस आपके एलील साथ में आते हैं तो वो आपके हो जाता है होमोजाइगस टॉल। तो अगर आप जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड जीनोटाइप। आप जीन के आधार पर समझा रहे हो किसी को कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है। तो जब हेटेरोजाइगस होमोजाइगस की बात करते हो तो इसका मतलब आप जेनेटिक कंपोजिशन समझा रहे हो, और जेनेटिक कंपोजिशन समझाते हो तो ऐसे एक्सप्लेनेशन को जीनोटाइप बोलते हैं। जब आप सिर्फ इतना बोल देते हो दे आर टॉल, वो टॉल है, पहले वाला भी टॉल दूसरे वाला भी टॉल, तो इसका मतलब यू आर ओनली एक्सप्लेनिंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस, आप उसके बाहर से कैसा दिख रहा है उसको समझा रहे हो, देन इट इज कॉल्ड योर फिनोटाइप। अब इसके आगे आपके है डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट कैरेक्टर? डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होता है, जब मान लो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को आपने क्रॉस कराया और उनको करा करके नेक्स्ट जनरेशन आप प्राप्त करना चाह रहे हो, तो उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपके एक ही कैरेक्टर दिखेगा, एक प्योर टॉल था दूसरा प्योर शॉर्ट था, और जब F1 जनरेशन आपके सामने बना तो वो सारे के सारे के आगे आपके टॉल आ गए। इसका मतलब जो कैरेक्टर F1 में दिख रहा है वो कैरेक्टर आपका कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ऐसे ही हुआ, जब टॉल और शॉर्ट को कराया तो टॉल आया, तो इससे क्लियर हो गया टॉल इज डोमिनेंट, शॉर्ट इज रेसेसिव। तो दूसरा कैरेक्टर जो आपके F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता वो एक तरीके से सप्रेस हो जाता है, छुप जाता है, वो कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कैरेक्टर जहाँ है वहीं उसकी बॉडी के अंदर है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर का फॉर्म जो आपके एक्सप्रेस नहीं हो पाता है F1 जनरेशन में उसे बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर, और जो फॉर्म आपके एक्सप्रेस हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आपके डोमिनेंट फॉर्म या डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर चीज? तो ये सब F1 जनरेशन के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, डाइब्रिड क्रॉस करेंगे, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से डोमिनेंट कैसे पता किया, रेसेसिव कैसे पता किया। अब आपकी बात आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ऐसा हाइब्रिड क्रॉस, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेयर ऑफ एलील, मतलब किसी एक फैक्टर को, एक कैरेक्टर को लेकर के आप स्टडी कर रहे हो।
तो जब किसी सिंगल कैरेक्टर पे स्टडी होती है, आप सिर्फ हाइट को लेकर के स्टडी कर रहे हो, तो आपका वो एक ही कैरेक्टर पे स्टडी, बाकी उसका फ्लावर का कलर क्या आया, प्लांट के सीड कैसे आए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जो आया वो आया, बट मैं स्टडी करूंगा सिर्फ किसके ऊपर, आपके उसके हाइट पर। तो इसका मतलब मैं एक कैरेक्टर पे स्टडी कर रहा हूँ, तो दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा हो जाएगा जब आप एक साथ दो कैरेक्टर पे स्टडी करते हो, तो एक साथ जब दो कैरेक्टर पे स्टडी करोगे तो तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे उसे, डायहाइब्रिड क्रॉस, कि एक साथ मैं उसके फ्लावर का कलर भी चेक कर रहा हूँ और उसकी हाइट का भी ध्यान रख रहा हूँ, दोनों का रिकॉर्ड बना रहा हूँ और दोनों का एनालिसिस करूंगा एक साथ, तो इससे को बोलते हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस, कि जब आपके इट इज द क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ फैक्टर और एलील ऑफ टू जीन इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। अब सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ हाइब्रिड क्रॉस, देन दैट क्रॉस इज कॉल्ड योर डायहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सीधा सीधा क्या है, अ क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ एलील और फैक्टर आर स्टडीड, जहां पर 3 पेयर ऑफ एलील या 3 फैक्टर या 3 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं आपके ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। और 3 से ज्यादा हो जाए तो हम उसे बोल देंगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर चीज, तो ये हो गया आपके कैरेक्टर, एक तरीके से मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड। अब इसके बाद बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटल जनरेशन। जब आप अपना क्रॉस का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो आप प्लांट लेते हो, प्योर कैरेक्टर वाले जो प्लांट लेते हो, उन्हें हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, जहां से आपकी स्टडी स्टार्ट हुई, तो दैट इज कॉल्ड योर पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। एक नई हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जिन पेरेंट्स को लिया जाता है, जिन प्लांट को लिया जाता है, दे आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। अब उसके बाद आता है पेरेंटल जनरेशन के बाद आता है फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कौन सी हुई, पेरेंट जनरेशन को या पेरेंट प्लांट को क्रॉस कराया, तो जो अब आपके पास ऑफस्प्रिंग आ रहा है दैट इज योर F1 जनरेशन। अब F1 के ही किसी पौधे का F1 के साथ अगर आप क्रॉस कराते हो तो आपके नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड योर सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्लियर चीज। अब इसके बाद आपके टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब आपके प्लांट है ना, ये मैं आगे डिटेल में आएगा तो मैं और आपको प्रॉपर बताऊंगा, बट यहाँ एक हल्की सी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि जब आपने पेरेंट प्लांट P1 P2 दो अलग अलग प्लांट है, इनको क्रॉस किया और आपके आ गया एक F1 जनरेशन का पौधा आ गया, F1 प्लांट आ गया। अब आपने क्या किया कि F1 जनरेशन के पौधे को लेकर के उसके पेरेंट में जो रेसेसिव पेरेंट था, है ना, पेरेंट में जो प्योर पेरेंट है तो उसमें एक डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट है और एक रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट है। तो जब आप F1 जनरेशन के पौधे का उसके पेरेंट में रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराते हो तो ऐसे क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्लियर चीज। F1 का रिवर्स जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, इसको हम बैक क्रॉस भी बोल सकते हैं। बैक क्रॉस में दो टाइप आते हैं आपके, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब अगर F1 जनरेशन को उसके पेरेंट में से किसी के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। इसमें वापस दो आते हैं, एक आता है टेस्ट क्रॉस और एक आता है आपका आउट क्रॉस। तो इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में है, अभी सिर्फ डेफिनेशन आप याद कर लें, अक्सर एग्जाम में आती रहती है। तो ये हो गया F1 जनरेशन का पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, और पेरेंट में भी अगर आप रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ कराते हो तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्लियर। इसके बाद एक आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी प्लांट को जैसे आपने दो प्लांट लिए P1 और P2, P1 पौधे को अगर आप मेल के रूप में यूज करते हो, मेल के रूप में यूज करने का मतलब उसके फ्लावर का आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज करोगे, और P2 प्लांट जो है उसके फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज करोगे। तो इस तरीके से P1 इज योर कंसिडर एज मेल, P2 इज कंसिडर एज फीमेल। बट आप उन्हीं पौधों को लेकर के वापस दोबारा क्रॉस करवाते हो, बट दिस टाइम व्हाट यू हैव टू डू, आप P1 पौधे का फीमेल पार्ट यूज करते हो, मतलब उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप जानते होंगे, आप लोगों ने अगर पढ़ा है फ्लावर की रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल पार्ट इज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज कार्पल और या फिर पिस्टिल बोलते हैं उसको। तो अगर आप सेकेंड टाइम जब करवा रहे हो तो उस समय आपने रिवर्स कर दिया,
P1 को फर्स्ट कंडीशन में हमने मेल पेरेंट के रूप में कंसिडर किया था, बट सेकेंड टाइम जब आप उसे क्रॉस करवा रहे हो तो P1 इज कंसिडर एज फीमेल पार्ट या फीमेल पेरेंट, और P2 को फर्स्ट टाइम में हमने क्या यूज किया था एज अ फीमेल पेरेंट, बट सेकेंड टाइम में P2 इज कंसिडर एज मेल पेरेंट। तो इस तरीके का जब क्रॉस किया जाता है, जब आप उसका पेरेंट को एक्सचेंज कर देते हो, मेल को फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करते हो और फीमेल को मेल पेरेंट के रूप में यूज करते हो, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर चीज? तो ये आपके यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद मोनोहाइब्रिड रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड रेशियो? तो जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हो और उस समय जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का क्या रेशियो बनता है, टॉल कितने आए, शॉर्ट कितने आए, तो उसका जो रेशियो बनाओगे, फ्लावर में कलर जैसे बात कर ली तो वायलेट वाले कितने आए, आपके वाइट वाले कितने आए, तो उनका जो रेशियो निकलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। डायहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो निकलेंगे, दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करो, फिर उनके कैरेक्टर्स का आप रेशियो बनाते हो, देन दे आर कॉल्ड योर डायहाइब्रिड रेशियो। इस तरीके से और भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सारी टर्मिनोलॉजी हो गई इस चैप्टर की। अब इसके बाद हम लोग 1 to 1 एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। वो मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं समझाऊंगा, वो मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा, ताकि इसमें कई सारे रे डायग्राम्स के थ्रू हमको समझाना पड़ता है, उसमें बताना पड़ेगा कैसे क्रॉस हो रहा है, कौन सा किसके साथ हो रहा है, तो इस पर नहीं बैठेगा, मैं आपको बोर्ड क्लास पे समझाऊंगा उसको। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश पूरी है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। तब तक आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा और ज़रूर वीडियो पे लाइक और कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।